बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ मेरे होगा? बोलो। बड़ी बड़ी बातें भोदू मारे, जो भोदू लोग होते हैं वो बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें। कौन होता है भोदू? जो बड़ी बड़ी बातें बताता है कि हमसे तो सब कुछ हम कर डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सबसे आगे बढ़ के बातें बताना। और जैसे ही हम लोग रहते थे तो एक व्यक्ति थे, तो जब भी कहें कि सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति थे तो वो हमेशा ये कहते थे, हम हॉस्टल में रहते थे, तो कभी कोई लड़ाई होगी तो मुझको बताना, मैं जो है ऐसा करके दिखा दूंगा कि फिर कभी कोई लड़ाई नहीं करेगा। एक बार हो गई भाई लड़ाई, कहे हाँ चल रहे हैं चलो, और जैसे ही सामने देखे कि संख्या बल ज्यादा है तो तुरंत ही धीरे धीरे जो है, अब जो उत्साही लोग थे वो लोग आगे बढ़ गए, वो पीछे छूटते गए, और पीछे छूटते छूटते कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। बाद में उनके उत्साह पे सभी लोग गए थे, उस सब जो पीटे गए, तो उनसे लोगों ने हॉस्टल में जाके पूछा कि सर आपने कहा था कि मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा। कहें ये तो थोड़ा कहा था कि साथ में रहूंगा, जहां खतरा होगा वहां सबसे पीछे हटेंगे। तो यही बात होती है भोदू वाली बात है ये, कि जब आदमी अपने आप को समझ नहीं पाता और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने न रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, न पढ़ने का न लिखने का। अगर तुम यहां तक आते हो तो अपना दिमाग पढ़ने में लगाओ, नहीं तो समस्याएं बनेंगी। आज हम लोग बात करेंगे भारत में समानांतर सरकारों की। भारत में समानांतर सरकार, अगर हम इसके पहले थोड़ा सा आएं तो आपको याद होगा कि पहली अस्थाई सरकार जो निर्वासित सरकार बनी थी वो कहां बनी थी? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, भारत के बाहर बनी थी। कहां बनी थी? काबुल में। इसके पहले राष्ट्रपति, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान रखना, मैं एक लाइन भी ऐसा नहीं बोलता हूं जो प्रश्न नहीं आया होगा। अगर प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली अस्थाई सरकार जो निर्वासित थी वो कहां बनी? अफगानिस्तान में बनी। कहां पर? अफगानिस्तान के काबुल में। इसके पहले राष्ट्रपति कौन हुए? राजा महेंद्र प्रताप। कौन? और इसके पहले पीएम कौन हुए? बरकतुल्लाह। ये पहले जो निर्वासित सरकार थी भारत में, आजादी से पहले की बात हो रही। कब की बात हो रही है? आजादी से पहले हमारे देश के जो आंदोलनकारी थे उन लोगों ने भारत की अस्मिता के लिए संघर्ष करना शुरू किया था, और ये राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने पहली अस्थाई सरकार अफगानिस्तान के काबुल में बनाई थी, और इस सरकार को दुनिया की 2 शक्तियों ने मान्यता भी दिया था। तीसरा प्रश्न, मान्यता किसने दिया? एक तो रूस ने और दूसरा जर्मनी ने। भारत की पहली अस्थाई सरकार बनी अफगानिस्तान में। ठीक है? अस्थाई जो टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। स्थाई मतलब जिसका ऑफिस हो, जैसे भारत की एक संसद है, भारत के पीएम का एक ऑफिस है ना, जो पीएम हो। तो यहां पर ये सरकारें कैसी हैं? अस्थाई हैं, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन से इतर भारतीयों के मामलों को लेकर भारतीयों की एक अस्थाई सरकार जो निर्वासित बनी थी वो बनी थी
अफगानिस्तान के काबुल में। ठीक है। क्या बात समझ में आई? और दूसरी सरकार जो भारत में बनी थी वो कौन सी थी? IRA। कौन सी? IRA की, जिसको बनाया था सूर्य सेन ने। पहले राष्ट्रपति कौन थे? सूर्य सेन। जो भारत में सरकार बनी थी वो बनी थी IRA की। ठीक। यहां पर आपने इस तरह से इसको देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारत में समानांतर सरकारों की। और यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लें, IRA क्या फुल फॉर्म है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और इसकी सरकार बनी थी 1930 में। इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? मास्टर सूर्य सेन, मास्टर दा। ठीक है। तो ये 2-3 प्रश्न यहां से आपके सामने आ गए। अब हम लोग जिस पे आ रहे हैं, भारत की समानांतर सरकारें। इस पे प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारत में समानांतर सरकारें कहां कहां बनी, कब बनी, क्या उद्देश्य लेकर बनी। समानांतर सरकार का मतलब क्या होता है बेटा? भारत में एक सत्ता थी अंग्रेजों की। किसकी सत्ता थी? जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी सत्ता थी। अंग्रेजों का ही शासन था भारत में। उनकी सत्ता के समानांतर भारत के लोगों ने अपनी सरकार बनाई। उनकी सत्ता के समानांतर भारत के लोगों की सरकार। लोगों की सरकार। जैसे अगर हम कहें कि भारत में भारत का शासन अभी है, भारत की व्यवस्थाएं हैं, जो नक्सली अपनी सरकारें या अपने अनुसार जो व्यवस्थाएं चलाते हैं। ऐसे नक्सलियों का अगर आप देखेंगे तो उनका यह मानना है भारत सरकार से हमारा कुछ लेना देना नहीं, वो अपना सिस्टम चलाते हैं। वो एक अलग मामला हो गया, अलग तरीका है। लेकिन अंग्रेजों के समय में जो भारत के आजादी के प्रेमी थे, जो स्वतंत्रता के दीवाने थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के समानांतर स्वयं की सरकारें बनाई। और ये स्वयं की सरकारें जब बनाई गईं तो उनके द्वारा भारत के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए गए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार केवल शोषण का केंद्र थी, वो लगातार लोगों का खून चूस रही थी। हां, और उस जोक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं। तो हमने वही नमक डाला और एक समानांतर सरकारें बनाना शुरू किया। ठीक है। अब देखिए कि देश में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, अगर याद हो तुम्हें, 1942 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पास होता है। कहां पर? वर्धा में। और वर्धा में यह प्रस्ताव पास होता है और यह कहा जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या कहा जाता है? हां, अब भारत छोड़ो। और जैसे ही यह बात आती है, अगले ही दिन 9 अगस्त को 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े नेता जेल में भर दिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। जितने बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सबको जेल में डाल दिया। और ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को जेल में इसलिए डाला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया जा रहा है वो असफल हो जाए।
क्या हो जाए, असफल हो जाए और लोग आगे ना बढ़ पाए, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष ना हो पाए। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने इसी समय एक नारा दिया, करो या मरो, करो या मर जाओ। तुमको या तो करना होगा या तो तुम्हें मरना होगा। सुभाष चंद्र बोस भी यही बात बोल रहे थे कि स्वतंत्रता की देवी खून मांग रही है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हां, देवी की पुकार यही है। अब तक महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि नहीं, अहिंसा के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बार 1942 तक आते आते गांधी जी को यह महसूस हो गया कि अंग्रेज जिस पैमाने पर भारतीयों को मार रहे हैं लोहे के डंडों से, अंग्रेज बहुत यहां पर शोषण कर रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मार रहे थे, जेल में भर रहे थे, अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। और जहां अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, जहां अन्याय होगा वहां शक्ति उभर के आएगी सामने। अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, तो वही शक्ति अब खड़ी हो रही है और वहां गांधी जी कह रहे हैं करो या मरो। और इस समय जब सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए तो उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग छोटे छोटे नेता उभर के सामने आए और उन्होंने अंग्रेजों के शासन सत्ता को उखाड़ने के लिए अपने अपने हिस्सों में अपनी अपनी सरकारें बना दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, अलग अलग हिस्सों में कोई बड़ा नेता नहीं 1942 में, सब जेल में ठूसे हुए हैं। जनता ही अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए विपिन चंद्रा ने लिखा कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जो अपने आप ही स्फूर्त होकर चल रहा था। कुछ नहीं, आप जब चलते हो तो आपके पैर अपने आप बढ़ते हैं, आप नहीं बढ़ाते हो। अब कोई हमको दिशा निर्देश देने वाला भी नहीं था। सभी बड़े नेता जेल में थे और इसी समय भारत में अगर आपको याद हो तो भूमिगत कार्रवाइयां भी चल रही थी। जैसे आप देखेंगे रेडियो की स्थापना हुई थी, रेडियो स्टेशन बनाए गए थे बंबई में, और ये रेडियो स्टेशनों के माध्यम से उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो भूमिगत कार्रवाइयों के माध्यम से देश के लोगों को जोड़ रहे थे, खबरें पहुंचा रहे थे, सूचनाएं दे रहे थे। और इस समय एक ऐसा माहौल बना कि लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना ही होगा, तुम्हें दूर जाना ही होगा, हमसे दूर हमारे देश को छोड़ना होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि इसी समय भारत में समानांतर सरकार स्थापित हुई। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो, आगे बढ़ो। पहली सरकार स्थापित हुई जो समानांतर सरकार है वो है बलिया में। बलिया कहां है भाई? उत्तर प्रदेश में है बलिया, उत्तर प्रदेश में है बलिया। और जो बलिया एक ऐसा जिला है जो काफी वीरता के लिए जाना जाता है। मंगल पांडे यहीं बलिया के ही थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने जो बिगुल फूका था मंगल पांडे ही थे। तो जो बलिया की धरती थी, बलिया की धरती पर क्या हुआ, अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए एक समानांतर सरकार, एक सप्ताह तक अंग्रेजों का पूरा सिस्टम ब्लॉक कर दिया, एक अपनी सरकार स्थापित किया। एक नेता ने, इसका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, आपको याद होगा, उसके बाद की बात है ये। अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए
अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ दिया। कहां से? बलिया से। बलिया में सारे ऑफिसों पर भारतीयों का कंट्रोल हो गया। डीएम कार्यालय से लेकर सारे कार्यालय जितने भी थे सब वहां पर भारतीय काबिज हो गए, और एक सप्ताह तक किसी को कुछ भी आने नहीं दिया। अब लेकिन अंग्रेज थे, लेकिन एक सप्ताह भी अगर भारतीयों का शासन हुआ तो उसी को हम कह रहे हैं समानांतर सरकार चला दिया। तुम अंग्रेज जरूर थे, सत्ता तुम्हारे पास जरूर थी, लेकिन तुम सत्ता से कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो एक सप्ताह तक यहां पर यह सरकार चली। क्या किया गया इस सरकार के द्वारा? जिला अधिकारी के सभी अधिकार छीन लिए गए डीएम के। डीएम के सभी अधिकार छीन लिए गए। चित्तू पांडे ने कहा, डीएम साहब अंग्रेजों का बड़ा आपने काम कर लिया, अब सारे अधिकार जनता के सामने समर्पित कर दीजिए। डीएम के सभी अधिकार छीन लिए गए। डीएम के सभी अधिकार छीन लिए गए, और जो भी जेल में, आप सब जानते हैं कि जितने बड़े नेता थे 1942 में सबको जेल में डाल दिया गया। हर जिले के जेलों में नेता भरे हुए थे। चित्तू पांडे ने जेल से सभी नेताओं को रिहा करा दिया। ये देखिए समानांतर सरकार का असर। जेल में बंद सभी नेताओं को छोड़ दिया गया। पहला काम कि अब हमारी सरकार आई है, भारतीयों की सरकार है, कुछ तो होगा ही। अब ये जब बातें पूरे हिंदुस्तान में फैली कि नहीं, अरे वहां के जो जिलाधिकारी सारी अधिकारिता ही छीन लिया भारतीयों ने, बलिया कहां है? अब लोग ढूंढने लगे मैप में, बलिया कहां है। बलिया जो है बाबा जो भृगुदेव की भूमि है, वो एक ऋषि थे, वो जो भृगुदेव, उनकी भूमि है बलिया। और वहां इस तरह का काम हुआ। तो इस समानांतर सरकार का पूरे भारत में असर हुआ, और जब असर होगा तो अन्य जगह पे भी समानांतर सरकारें बनेंगी ही बनेंगी। ये तो केवल एक सप्ताह का आपने सरकार देखा, जो केवल 7 दिन तक थी। 7 दिन तक किसकी सरकार बनी? भारतीयों की अपनी खुद की सरकार। डीएम को बंधक बना लिया गया, कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जिलाधिकारी। क्योंकि अंग्रेजों के शासन के लोहे के फटके के समान आईसीएस अधिकारी थे। जो ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था, डीएम, या अगर आप देखेंगे ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ये सब लोहे के फटके थे। पहले अगर अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ना था तो पहले इन अधिकारियों को समाप्त करना था। आज भी जब अधिकारी अपनी मानसिकता को खो देता है तो इसी तरह का अधिकारी बनने का प्रयास करता है जो अंग्रेजों के समय में थे। वो भारतीय लोगों को बहुत छोटा समझता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहां आप देखेंगे ये हुआ। फिर एक सरकार बनी तामलुक। तामलुक कहां है? बंगाल में। आइए आगे चलते हैं। तामलुक की समानांतर सरकार। तामलुक की समानांतर सरकार कहां है? तामलुक बंगाल में है। क्या हुआ तामलुक में? यह सरकार अगर आप देखोगे तो दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली। ध्यान देना, बहुत लंबे समय तक यह सरकार चली थी। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। दिसंबर 1942 से
सितंबर 1944, लगभग 2 वर्ष। अभी आपने देखा 1 सप्ताह चली थी वो वाली, और ये वाली 2 साल के आसपास चली। 2 साल तक सत्ता को अपने पास में रखा भारतीयों ने। ये बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों के सामने खड़े रहे, जो अंग्रेज जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जिनका झंडा कभी झुकता नहीं था, उन अंग्रेजों के सामने बंगाल में तामलुक में अगर आप देखें तो लगभग 2 साल तक अंग्रेजों के सामने भारतीयों का भी एक अपना दबदबा बना रहा, अपनी स्थितियां बनी रही, है कि नहीं। इस सरकार का एक नाम दिया गया जिसको कहा गया जातीय सरकार। तामलुक सरकार का एक नाम था जातीय सरकार। जातीय सरकार, क्या नाम दिया गया? जातीय सरकार। और इसने कई कार्यक्रम चलाए। उसी समय बंगाल में तूफान आया, तामलुक के आसपास के इलाकों में बड़ा तूफान आया, आंधी तूफान। और तूफान जब आए तो बहुत बड़ी तबाही हुई, नुकसान हुआ। और उसके बाद इस जातीय सरकार ने जो भी तूफान के पीड़ित से सबको सहायता पहुंचाई, अपने भारतीय भाइयों की सहायता किया। पहला काम इसने क्या किया? तूफान पीड़ितों की सहायता। तूफान पीड़ितों की, फिर से बता रहा हूं, ये जो सरकार बनी बंगाल के तामलुक में, सरकार के जो बनने के बाद आराम से तो बनी नहीं होगी, अंग्रेजों से सत्ता छीन ली गई होगी। सरकार बनने के बाद बहुत बड़ा तूफान, आंधी, तबाही आई। जब भी आती है, जो तबाही आती है या बाढ़ आती है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अभाव होता है, खाने को कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों का जीवन समाप्त होने लगता है। उनकी सहायता की गई, उन्हें अनाज दिया गया, रहने के लिए स्थान दिया गया। पहला काम ये हुआ। क्लियर? दूसरी बात, जो स्कूल थे जो भारतीयों के द्वारा संचालित किए जा रहे थे, उन स्कूलों को चलाने के लिए अनुदान दिया गया। अब भारत के लोगों की सरकार है तो भारतीयों को पैसा भी मिलेगा, तो स्कूलों को अनुदान दिया इस सरकार ने, स्कूलों को अनुदान दिया। स्कूलों को अनुदान दिया। इसके अलावा आप देखेंगे धनी लोगों से धन प्राप्त किया गया, और जो आम जनता में, जो गरीब लोग थे, उनमें बांटा गया। जो धनवान लोग थे, धनवानों से धन मांगा गया और गरीबों में उसे वितरित किया गया। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आए। अब देखिए, हमारी सरकार आई तो क्या क्या हमने किया। तूफान पीड़ितों की सहायता की, स्कूलों को अनुदान दिया, धनवानों से, जो लोग थे धनवान, सबसे कहा धन दे दो, नहीं दोगे तो मजबूरी होगी, फिर कुछ और करना पड़ेगा। अंग्रेजों को पर्दे के पीछे डाल दिया गया। सारे लोग वहां पर, भारतीयों ने सत्ता खींच लिया अंग्रेजों के हाथ से। उस समय अंग्रेज, एक तो विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें उलझे हुए थे, प्लस जापान 1939 से 1945 पहला। इसके अलावा जापान का आक्रमण चल रहा था। अंग्रेज अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, और इसी समय यह सरकार अपने आप में स्थापित हो रही थी। अंग्रेज अभी फोकस नहीं थे, अंदर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाहर से आक्रमण हो रहा था। इसलिए वो
जब भी आपको बाहर से कोई मारने का प्रयास करेगा तो आप अपने अंदर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां आप देखते हो कि ये सारी चीजें हुई। और क्या हुआ, आंदोलन को चलाने के लिए एक हथियार बंद विद्युत वाहिनी बनाई गई कि इस आंदोलन को, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, आंदोलन को चलाने के लिए हथियारों के साथ विद्युत वाहिनी बनाई गई। विद्युत वाहिनी बनाई गई आंदोलन को चलाने के लिए। हथियारबद्ध विद्युत वाहिनी, एक ऐसी सेना जो विद्युत के समान चलेगी आगे। लाइट ऑन करते तुरंत आप देखते हैं आपके सामने जो प्रकाश आ जाता है। ऐसी सेना जो विद्युत के समान विद्युत वाहिनी होगी। और इसी एक विद्युत वाहिनी की ही एक महिला सदस्य थी जिसपे प्रश्न आया था, मातंगी हजारा, मातंगनी हजारा। मातंगनी हजारा, मातंगनी हजारा वो वीर महिला थी कि जो तिरंगा लेकर गोली अंग्रेजों की खा गई लेकिन पीछे नहीं हटी। ऐसी महिला थी विद्युत वाहिनी सेना की। ये एक जो सदस्य थी जिन्होंने कहा कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। मातंगनी हजारा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन ऐसी महिला थी जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो विद्युत वाहिनी के सदस्यता के रूप में भारत का तिरंगा झंडा लेकर अपनी जान दी। मातंगनी हजारा, ठीक है। अब इसके बाद एक सरकार बनी जिसका नाम था सतारा की समानांतर सरकार, जो महाराष्ट्र में बनी। हो गया ये, आगे बढ़ूं, जल्दी लिखो। धीरे धीरे चलो। समानांतर सरकार कहां है? सतारा, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा दीर्घजीवी समानांतर सरकार कहां की रही? सबसे ज्यादा दीर्घजीवी मतलब सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सी समानांतर सरकार भारत में चली 1942 में जो आंदोलन चल रहा था? यही जो सतारा की सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। हाँ, वो 2 साल के लगभग। अभी इसके बारे में लिखो। यह सरकार 1943 से 1945 के बीच चली। 1943 से 1945 तक यह सरकार चली, थी। यह सबसे दीर्घजीवी सरकार थी। यह सबसे दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट। यह सबसे दीर्घजीवी सरकार थी 1943 से 1945। वो लगभग 2 साल थी। ये पूरी 2 साल से ज्यादा समय तक चली थी। 2 साल का इसका पूरा समय था। और उसमें आप देखेंगे कि वो लगभग 2 साल के आसपास का मामला था। इस सरकार को जो बनाने में 2 नेताओं का बड़ा योगदान था, नाना पाटिल और वाईबी चौहान। नाना पाटिल वाईबी
चौहान, YB चौहान। इस सरकार के द्वारा कुछ अल्टीमेट काम किए गए, कुछ ऐसे काम जो बड़े अच्छे थे, हमारे देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले थे। जैसे इस सरकार ने जब स्थापित हुई है सरकार, तो इसने हर गांव के अंदर पुस्तकालय की स्थापना कराई। गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना, जिससे बच्चे गांव के पढ़ सके। क्या करवाया? गांवों में लाइब्रेरी, हाँ, जो YB चाहण या चौहान, जो भी लिखना चाहो, हाँ, इन दोनों के ही सहयोग से यहां सरकार बनी थी। ठीक है, गांव में पुस्तकालय की स्थापना कराई गई इनके द्वारा। इसके अलावा जनता की अदालतें लगाई गई। जनता की अदालतें, जनता की अदालतें लगाई गई। इसके अलावा जो शराबबंदी के अभियान चलाए गए, कि शराब छोड़ो, शराबबंदी, अभी भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो प्रदेश है जहां ये अभियान चल रहा है। ठीक है, शराबबंदी के अभियान चलाए गए। इसके अलावा गांधीवादी विवाह को प्रोत्साहित किया गया। हाँ, प्रोत्साहित किया गया, मतलब एकदम सादा विवाह, बिना लेन देन के, आराम से, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना क्या क्या हुआ था इस सरकार के द्वारा। जो जनता की अदालत, फिर शराबबंदी, फिर गांव में पुस्तकालय। ठीक, अब हमने आगे बढ़ा है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नौसेना विद्रोह। हो गया ना, फटाफट करो। प्रश्न कहां से आ सकता है कि सतारा की समानांतर सरकार सबसे ज्यादा दीर्घजीवी सरकार कौन सी थी? तो यहीं की थी। फिर आपसे ये पूछा जाए कब से कब तक की थी? तो 1943 से 1945। क्या इसका उद्देश्य था? तो ये निम्न उद्देश्य आपके सामने है। ठीक है, क्यों ये सरकारें बन रही हैं? क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। क्यों बन रही हैं? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अलग अलग हिस्सों में जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो अंग्रेजों का वैसे विरोध कर रहा है, जो भी तरीका हो। क्योंकि अब हर व्यक्ति ये भूल चुका है कि उसके पास कोई तरीका है या नहीं है, वो जो तरीका समझ रहा है उसी तरीके से काम कर रहा है। अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बना देना है, और इतना प्रेशर बना देना है कि अंग्रेज विवश हो जाएं और देश छोड़ने के लिए सोचने लगें। उनको ये लग जाए कि अब हम रह नहीं सकते। 1945 तक ये काम चलता रहा। समानांतर सरकार 1945 तक भारत में बनी रही। मतलब आप देखें 1942 से 1945 का समय है, वो अंग्रेजों के लिए भारत में बहुत टफ समय था। हाँ, इसके अलावा एक सरकार और बनी थी उड़ीसा में,
तलचर में, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए। मतलब ये 3 सरकारें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। एक और यहीं पे नोट कर लो कि उड़ीसा के तलचर में कभी आ जाए, उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार बनी थी, किंतु बहुत थोड़े समय के लिए। तो यहीं पे लिख लो नोट, जिसको ध्यान रखना है। नोट मतलब क्या होता है? विशेष। हाँ, इसीलिए जब आप नोट लेते हैं तो आपका दिमाग गड़बड़ हो जाता है कि आज कुछ खा ही लेते, है ना। चलिए आइए, शाही नौसेना विद्रोह। अभी आप देख रहे थे कि 1942 से 1945 तक लगातार जो समानांतर सरकारें थी, है ना, और इसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर आपको वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी की कुछ बातें याद आ रही हो, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय सिपाहियों, अपने लोगों पर गोली चलाना स्वीकार मत करना, अपने लोगों पर कभी गोली मत चलाना, अपनी नौकरी मत छोड़ना, अपनी निष्ठा जो कांग्रेस के प्रति दे दो। राजा महाराजाओं, तुम अपनी प्रभुसत्ता जनता के प्रति दे दो, अपनी संप्रभुता को छोड़ो, जनता की संप्रभुता को मानो। ठीक है। तो समानांतर सरकारें जो बनी थी, उसने एक माहौल बना दिया था। क्या होता है माहौल बनाना? कुछ लोग माहौल बनाकर पढ़ते हैं कि अगल बगल के लोग पढ़े, मैं भी पढ़ूंगा। इसीलिए लोग लाइब्रेरी जाते हैं, अगल बगल सब पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। अगल बगल जब लोग मूवी देख रहे हैं, मैं भी मूवी देखूंगा। वो घूम रहे हैं तो मैं भी घूमूंगा, वो चाय पी रहे हैं तो मैं भी चाय पीऊंगा। नहीं होता असर, ये असर हो जाता है। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि शाही नौसेना विद्रोह 1946, इसका मतलब क्या है कि जो भारत में नेवी थी, अगर ध्यान देना, अंग्रेज दुनिया पर शक्तिशाली क्यों हुए? क्योंकि उनकी नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। ध्यान से समझ लो, अंग्रेजों की नेवी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत नेवी थी। उनके सामने बड़े बड़े वीर सूरमा घुटने टेक देते थे उनकी नेवी के आगे। हाँ, ऐसा इसलिए होता था कि सबसे ज्यादा अभ्यास उन्होंने, जब अंग्रेज यहां आए थे तो उस समय भी अपनी नौसैनिक शक्ति के ही बल पर अंग्रेज स्थापित हुए थे, और विश्व के अलग अलग हिस्सों पर जहां उनका कंट्रोल था, उनकी नेवी इतनी शक्तिशाली थी, इतनी तीव्र थी कि वो तुरंत उसको अधिकारता में कर लेते थे। थल सेना नहीं, नेवी, क्योंकि वो जब वहां से आए थे वहां पूरा समुद्र था, और जब समुद्र के रास्ते कोई आएगा तो उसके पास एक नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो महासागर का स्वामी बनेगा। और अंग्रेजों ने अपनी इसी शक्ति पर काम किया था, और वो नौसेना की एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने थे। इसीलिए उनके बारे में ये कहावत थी कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जहां
कोई नहीं पहुंच सकता, वहां अंग्रेज पहुंचते थे। साहसी तो थे ही, और जो साहसी होता है वही दुनिया में जीवन में सबसे आगे बढ़ता, वही राज्य करता। गीदड़ों की दुनिया नहीं है यार, शेरों के लिए दुनिया है। जो गीदड़ हैं वो जाए जंगल में हुआ हुआ करें, या तो सियार बन जाए। जो साहस दिखाएगा वही आगे बढ़ेगा, और जो साहस नहीं दिखाएगा वो क्या करेगा? पीछे पीछे जाए वो क्या करेगा? जैसे जानवर चलते हैं वैसे वो भी चलेगा। हाँ, तो तुम्हें अपना रास्ता अगर बनाना है तो उस तरीके से बनाना है। लेकिन अब यही नौसेना जिसके सहारे अंग्रेज पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके आए थे, 50 देशों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित थी इसी नौसेना के वजह से, आज वही नौसेना धोखा दे रही है। आज वही नौसेना के अधिकारी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं हैं। तो इसीलिए है कि अपनी अपनी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो अंग्रेजों की कश्ती इसलिए डूब गई क्योंकि नौसेना अब साथ छोड़ रही है, और नौसेना इसलिए साथ छोड़ रही है कि अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण जो नीति है, अंग्रेज सिपाहियों के लिए अलग नीति, भारतीय सिपाहियों के लिए अलग नीति, अंग्रेज अधिकारियों को अलग स्थान, भारतीय अधिकारियों को बिल्कुल निम्नतम स्थान। अंग्रेज अधिकारियों को कपड़े का भी पैसा मिलता है, भोजन का भी पैसा मिलता है, हर चीज मिलती थी, भारतीयों को कुछ भी नहीं। तो अब अंग्रेज और भारतीय एक दूसरे के बराबरी पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और यहीं पर भारतीय सिपाहियों के द्वारा इसी गैर बराबरी को लेकर यह कहा गया कि बहुत हो गया, अब नहीं। अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, और अब पानी सर के ऊपर चढ़ रहा है तो या तो हमारी जान जाएगी या तो आपकी जान जाएगी। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और तुम उसे डूबते हुए व्यक्ति को कूदो और तुम ये सोचो कि मैं उसको बचा लूं, तो वो तुमको डुबा देगा और अपने बच जाएगा। ये अनुभव करके देख लेना। अगर कोई डूब रहा है और तुम कूद गए तो तुमको भी डुबाएगा और खुद कूद जाएगा। तो अब भारतीयों के सामने भी यही स्थिति थी कि अगर जो हमें अब छुएगा वो भी डूबेगा, हम तो डूब रहे ही हैं। लेकिन अब भारतीय जो हैं पीछे नहीं हटेंगे। क्या ऐसा हो गया कि नेवी भी विरोध में चली गई? उधर की नेवी थी, लेकिन इनकी हर सेना में भारतीय भी तो थे। अंग्रेज कितने आए थे? बक्सर की लड़ाई में 2100 अंग्रेज केवल लड़े थे। 3 बड़ी शक्तियों को घुटने बिठा दिया भारत की। अवध का नवाब बहुत बोला था, वही बैठ गया, जो सआदत खान। इसके अलावा जो मुगल बादशाह था वो भी बैठ गया, और जो बंगाल का नवाब था वो भी बैठ गया। कितनी सेना थी अंग्रेजों की? बहुत थोड़ी सी। इधर इन लोगों के पास 50,000 से ज्यादा की सेना थी, इधर 2100 लोग मात्र खड़े थे बंदूक लेकर, योजनाबद्ध रूप से। धुआं धुआं हो गया मैदान, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये सब हार गए। ये भीड़ तंत्र है ना, भीड़ लेके भाला फेंक रही है। अरे भाला से युद्ध जीता जाएगा? तलवार से युद्ध जीता जाएगा? भारतीय पिछड़ी मानसिकता के प्रतीक थे ना। आज भी आप देखेंगे तो हमेशा दूसरे का ही ये देखते, अच्छा वहां भी ये वाली पैंट चली, यहां से फटी हुई, यही हम भी पहनेंगे। या अमेरिका में यही वाला पहना जा रहा है, इस समय नया ट्रेंड चल रहा है। अगर वो लोग कुछ और पहनना शुरू कर दे तो हम भी वही पहनना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? बोलो। तो यहां आप देखेंगे कि जो शाही नौसेना थी उसने विद्रोह क्यों किया। सबसे पहले तो परिस्थितियां, माहौल क्या हो गया था। एक तरफ तो भारतीय सिपाही अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, और एक तरफ ऐसे सिपाही थे जो अपने देश के लिए मर रहे थे। एक तरफ ऐसे सिपाही थे जो अपने देश के लिए मर रहे थे। वो सिपाही थे आजाद हिंद फौज के सिपाही, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के सिपाही थे। वो ये कह रहे थे
कि हम अपनी देश की आजादी के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। और एक तरफ ये भारतीय सिपाही थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इन्हें महसूस हो रहा था कि अब हमसे गलती हो रही है, हमें देश के लिए अब कुछ सोचना होगा। तो परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई थी। और ऐसी परिस्थितियां जब बनी थी, इसके पहले भी आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन का भी असर था। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1945 में ब्रिटेन जीता तो, लेकिन जीतने के साथ साथ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। ब्रिटेन जो एक महाशक्ति के रूप में था दुनिया में, ब्रिटेन पर्दे के पीछे गया और एक महाशक्ति उभर के सामने आई अमेरिका, और एक महाशक्ति उभर के सामने आई सोवियत संघ। और ब्रिटेन का जो सूर्य सबके ऊपर छाया हुआ था वो सूर्य पीछे हटा और कुछ नए सूर्य सामने आए। ये दो नए सूर्य थे सोवियत संघ और अमेरिका। अब इसके बाद 1946 में, उसके एक वर्ष बाद 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ नौसैनिक विद्रोह शुरू हो गया। नौसेना का विद्रोह शुरू हो गया। क्यों विद्रोह हुआ 1946 का? सबसे बड़ा कारण तो यह था कि भारतीयों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार, भारतीय सिपाहियों के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना, भारतीयों को अंग्रेजों से हल्के स्तर पर रखा जाना, उनको कम वेतन दिया जाना, मेहनत ज्यादा करवाया जाना, खराब भोजन दिया जाना। उनके लिए भोजन अलग, अंग्रेजों का भोजन अलग बनता था। मेस में अंग्रेजों का भोजन अलग बनता था, भारतीयों का भोजन अलग बनता था। और जो भोजन बनता था वो भारतीयों का खराब होता था। आमतौर पर आप जानते हैं अंग्रेज अफसर क्लास था, अफसर क्लास का भोजन आज भी अलग होता है, उनकी मेस अलग होती है, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं अलग होती हैं। जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपकी व्यवस्था अलग होगी, कर्मचारी की व्यवस्था अलग होगी। होती है कि नहीं होती? तो अंग्रेज जो होते थे वो अफसर होते थे, वो सिपाही नहीं होते थे, और भारतीय सिपाही बनते थे। अंडर में किसके रहना है? अफसर के। मेहनत किसको करना है? सिपाही को। आनंद किसको है? अफसर को। आपने मूवी देखी है नहीं? पान सिंह तोमर। आइसक्रीम के लिए पान सिंह तोमर जो आइसक्रीम लेके दौड़ता है, देखा? नहीं देखा? देखा करो। कुछ जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तुमको चलचित्र भी देखना होगा। तो यहां आप देखोगे कि भारतीय जो लोग थे उनको खराब वेतन, खराब भोजन और नस्ल के आधार पर अपमानित किया जाता। तुम्हारी नस्ल बड़ी छोटी है। भारतीयों को अंग्रेज जो हैं काला कहकर बुलाते थे, ब्लैक। बहुत, लेकिन उनके नजर में बहुत काले हो तुम। तो वो आपके ऊपर बड़ी आलोचनाएं करते थे, नस्ली आधार पे कहते थे। और भारतीय जो सिपाही थे उनके अंदर अब इन सब चीजों को जो सुनने की क्षमता नहीं बची थी कि अगर अब उनको नस्ली आधार पे कोई जो बुलाए, तो भारतीयों के अंदर जो सिपाही थे उनके अंदर प्रतिशोध की भावना जन्म ले रही थी। वो बदले की भावना से जले जा रहे थे, बदले की भावना अंदर से आ रही थी। और इन सभी का परिणाम था कि 1946 का नौसैनिक विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह धीरे धीरे कराची, मद्रास और कलकत्ता तक फैल गया, जो 3 बड़े नौसैनिक बेस थे इनके। कराची बेस, मद्रास बेस और कलकत्ता बेस। तीनों बड़े बड़े जहाज वहां पे थे, नौसैनिक जहाज, और सब पे विद्रोही आगे बढ़े। और बाद में अगर आप देखोगे तो इस विद्रोह से अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। इसी नौसेना के बल पे तो वो कूदते थे
और नौसेना ने ही अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और यहां आप देखेंगे रणनीति नौसेना के अधिकारियों के द्वारा क्या अपनाई गई। एक व्यक्ति थे नौसैनिक अधिकारी जिनका नाम था एमएस खान। कौन थे? एमएस खान। एमएस खान इन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इन्होंने भूख हड़ताल किया और एक हड़ताल समिति का निर्माण किया कि अब हम हड़ताल करेंगे। आमतौर पर सेना के लोग हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल मतलब काम रोको प्रस्ताव, कोई काम नहीं होगा, न होने देंगे। आपने देखा होगा कि पहले रेल के कर्मचारी संघ जो है हड़ताल कर देते थे, मजदूर संघ हड़ताल कर देते थे। भारत रोको हड़ताल होती थी ना। तो यहां पर भी यही हुआ और ये हड़ताल की गई और यहां पे कुछ मांगे रखी गई। क्या मांगे रखी गई? पहली मांग कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के समान अच्छा वेतन दो। क्या करो? बराबरी का वेतन, अच्छा वेतन चाहिए। दूसरी चीज, अच्छा भोजन चाहिए। तीसरी चीज, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ो, उनको छोड़ो। इसके अलावा चौथी चीज, राजनीतिक बंदियों को भी रिहा करो। अब सिपाही जो हैं, नौसेना के सिपाही अपने साथ केवल अपने लिए नहीं बोल रहे, ध्यान देना। नौसेना के सिपाही केवल खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सबके लिए बोल रहे हैं। उनका जुड़ाव आजाद हिंद फौज के अपने उन सिपाहियों के साथ है जो भारत के लिए संघर्षरत हैं या जो संघर्षरत थे और जिनको जेल में डाला गया था, जिनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था, जिनको फांसी दी गई थी। बाद में अगर आप देखें, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वेवेल ने उनको माफ किया था वीटो शक्ति के तहत, है ना। तो ये बात है। तो ये सारी चीजें रही। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय नौसैनिकों के पक्ष में 22 फरवरी 1946 में एक बड़ा काम हुआ। बंबई में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। हड़ताल किसने किया? अपने सैनिकों के लिए मजदूरों ने किया। एक तरफ से, हाँ, 22 फरवरी 1946, 22 फरवरी 1946 को अगर देखें तो बंबई में एक बड़ी हड़ताल किसने किया? मजदूरों के द्वारा। मुद्दा क्या था? नौसैनिकों का। तो इनको ही करना चाहिए था, लेकिन नहीं, पूरा देश एक हो रहा है, पूरा देश हाथ उठा रहा है और बोल रहा है कि हम सब बोलो, हम सब एक हैं, आवाज दो कि हम एक हैं। और जब इतनी आवाज आएगी तो अंग्रेजों का दिल दहल उठेगा, अंग्रेजों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, अंदर डर बैठ जाएगा। और ये आवाज देने वाले मजदूरों की संख्या 1-2 नहीं थी, 2 लाख मजदूरों ने एक साथ हड़ताल किया था। दो लाख मजदूरों की हड़ताल थी। दो लाख मजदूर अपने सिपाहियों के लिए हड़ताल पर उतर चुके थे। अब इस समय जितने भी भारत के नेता थे, उनको ये डर लग रहा था कि कहीं अंग्रेज सरकार इन सिपाहियों के साथ, नौसैनिक अधिकारियों के साथ जो भारतीय थे, कहीं उनका वो दमन न करने लगे, उन्हें मारने न लगे। इसको देखते हुए अपने सिपाहियों को, अपने अधिकारियों को, भारतीयों को बचाने के लिए वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि भारतीय नौसैनिकों
आप लोग अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दो। इन्होंने विद्रोह कर दिया था एक तरीके से। तो कुछ भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए इनको सलाह दिया कि आप सब आत्मसमर्पण करो अंग्रेजों के सामने। परिणाम स्वरूप 23 फरवरी 1946 को सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार अगर आप देखें, आजाद हिंद फौज के निर्माण ने अंग्रेजों का विश्वास भारतीय थल सेना से उठा दिया था, क्योंकि आजाद हिंद फौज में जो सिपाही थे वो इंडियन आर्मी के सिपाही थे, जो जापान से लड़ते समय, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर जो था वो अंग्रेजों का ही एक उपनिवेश था, वहां अंग्रेजों की सत्ता थी और वहां अंग्रेज हारे थे और वहां पर अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ भारतीय सिपाही और अधिकारी भी बंदी बना लिए गए थे, जिनको लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। और ये जो सिपाही थे ये थल सेना के सिपाही थे, और जब ये आजाद हिंद फौज के रूप में सामने खड़े हो गए तो अंग्रेजों को अपने आर्मी से भी विश्वास उठ गया था कि थल सेना हमारे हाथ से निकल गई है। आपने कल देखा था कई ब्रिगेड खड़ी हो गई थी, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, झांसी रानी ब्रिगेड, सारी ब्रिगेड। तो अंग्रेजों का विश्वास हिल चुका था। जिस सेना के बल पर वो भारत में कंट्रोल करते थे वो सेना अब बगावत के मूड में आ चुकी थी। वो सेना अब विद्रोह के तेवर दिखा रही थी और वो तेवर अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरनाक था। हो सकता है कि जाते जाते सभी अंग्रेज ही मार दिए जाते। अभी आपने देखा नहीं है सेना का मामला, जो बंदूक उधर चलती है वो आपको भी घुमा सकती है, जो दूसरों को मरवाती है वो खुद को भी मार सकती है। गोली किसी को नहीं जानती कि तुम कौन हो। क्यों? कल्पना दत्त ने क्या किया था? खुद को गोली मार लिया। जो गोली मारी थी जहर खाया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। और थल सेना से विश्वास उठ गया था और आगे चल के जो रही सही कसर नौसेना ने पूरी कर दिया। और इन दोनों ही आशंकाओं से, इन दोनों ही समस्याओं से अंग्रेज बहुत विचलित हो गए कि थल सेना भी विद्रोही हो गई, नौसेना भी विद्रोही हो गई। इसलिए अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि अब भारतीय सिपाहियों पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, कि भारतीय सिपाहियों का मूड खराब हो गया तो कहीं गोली हम ही को न मारने लगे। तो इस तरीके से, इसीलिए लोग कहते हैं कि जब नौसैनिक विद्रोह जब हुआ तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है और जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। और एक गोपनीय पत्र भेजा गया। उसके बाद आप देखते हैं कि एक साल के ही अंदर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों ने कहा था हम जून 1948 तक भारत से जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही छोड़ दिया भारत। क्यों भाई? आप जून 1948 में जाने वाले थे, आप अगस्त 1947 में ही क्यों चले गए? हिम्मत होती तो रुकते थोड़ा। जो आपने विष की खेती की थी उस विष की खेती का फल खुद भी लेते। जब मार्ले मिंटो सुधार लाए थे आप 1909 में, तो आप ये कह रहे थे कि हम तो सांप के दांत बो रहे हैं, तो सांप का विष आप भी तो लेते। लेकिन आपको समझ में आ गया कि वो विष लेने लायक हम हैं नहीं, हमें जाना होगा।
हमें जगह छोड़नी होगी, और जब ये जगह हम छोड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये है भारतीय नौसैनिक विद्रोह। कुछ नोट भी कर लिया है कि नहीं? कुछ नोट किया समानांतर सरकार तक? हाँ, तो अभी इतना ही, इसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, ऐसा नहीं है। क्या लिखना चाहोगे बताओ? जो नौसैनिक विद्रोह लिखवा दें? लिखो, हेडिंग बनाओ। शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह। आजाद हिंद फौज, या ऐसे लिख दो, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आजाद हिंद फौज की कार्रवाइयों, भारत छोड़ो आंदोलन आजाद हिंद फौज की कार्रवाइयों जैसी घटनाओं ने तथा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारत में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया था, भारत में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया था जिसने 1946 के नौसैनिक विद्रोह के लिए, जिसने 1946 के नौसैनिक विद्रोह के लिए आधार बना दिया। आधार बना दिया। अगला पॉइंट, इस विद्रोह का प्रमुख कारण भारतीय सैनिकों को खराब भोजन, इस विद्रोह का प्रमुख कारण भारतीय सैनिकों को खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय अपमान आदि था। नस्लीय अपमान आदि था, जिसने भारतीय सिपाहियों के अंदर प्रतिशोध की भावनाओं को जगा दिया था। जिसने भारतीय सिपाहियों के अंदर प्रतिशोध की भावनाओं को जगा दिया था। देखिए, ये भी प्रतिशोध कर रहा है। जल्द ही यह नौसैनिक विद्रोह कराची, मद्रास और कलकत्ता तक फैल गया। और जल्द ही यह नौसैनिक विद्रोह कराची, मद्रास
और कलकत्ता तक फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट, एमएस खान के नेतृत्व में सिपाहियों के द्वारा एक हड़ताल समिति का निर्माण किया गया। एमएस खान के नेतृत्व में सिपाही मतलब भारतीय सिपाहियों द्वारा एक हड़ताल समिति का निर्माण किया गया और एक हड़ताल समिति का निर्माण किया गया एवं कुछ मांगे रखी गईं, जैसे, अब ध्यान रखना कि प्रश्न अगर नौसैनिक विद्रोह पे रहे तो समझना कि नौसैनिक विद्रोह में क्या क्या मुद्दे थे, फिर क्या मांग रखी गई। जैसे भारतीय सैनिकों को अच्छा वेतन और अच्छा भोजन दिया जाए, भारतीय सैनिकों को अच्छा वेतन और अच्छा भोजन दिया जाए, सैनिकों को अच्छा वेतन अच्छा भोजन दिया जाए एवं बराबरी का व्यवहार किया जाए। अगला पॉइंट, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ा जाए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ा जाए एवं राजनीतिक बंदियों की भी रिहाई हो, एवं राजनीतिक जो नेता पकड़े गए हैं एवं राजनीतिक बंदियों को भी छोड़ा जाए या रिहा किया जाए। रिहा किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नौसैनिकों के पक्ष में 22 फरवरी 1946 को, भारतीय नौसैनिकों के पक्ष में 22 फरवरी 1946 को बंबई में एक अभूतपूर्व 22 फरवरी 1946 को बंबई में एक अभूतपूर्व मतलब ऐसा कभी देखा नहीं गया था, जैसी कल्पना न की गई हो, जिसकी कोई उम्मीद न हो, अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन हुआ। अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन हुआ जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल हुए। अब सोचिए 2 लाख आदमी को एक साथ खड़ा कर दें तो आपका पसीना छूट जाएगा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल हुए। जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए भारतीय नेताओं ने, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय नौसैनिकों को
समर्पण करने के लिए कहा। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। कहा हथियार डाल दो। समर्पण करने के लिए कहा। समर्पण करने के लिए कहा। नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, परिणाम स्वरूप 23 फरवरी 1946 को भारतीय नौसैनिकों ने, परिणाम स्वरूप 23 फरवरी 1946 को भारतीय नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार आजाद हिंद फौज के निर्माण ने, इस प्रकार आजाद हिंद फौज के निर्माण ने अंग्रेजों का विश्वास भारतीय थल सेना से उठा दिया था। अंग्रेजों का विश्वास भारतीय थल सेना से उठा दिया था और नौसेना के इस विद्रोह ने उनकी आशंका को और बढ़ा दिया। उनकी आशंका को और बढ़ा दिया। इसलिए अंग्रेजों को यह भय सताने लगा कि अब भारतीय सिपाहियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय सिपाहियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न लिखो तुरंत 5 मिनट का वेट कर लेना, आराम, हाथ थोड़ा आराम दे दो, तुरंत लिखो। भारतीय नौसैनिक विद्रोह ने, भारतीय नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को यह महसूस करा दिया। भारतीय नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को यह महसूस करा दिया। हाँ, प्रश्न बोल रहा हूं। भारतीय नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को यह महसूस करा दिया कि भारत में रहना अब संभव नहीं है। भारत में रहना अब संभव नहीं है। तो यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। भारत में रहना अब संभव नहीं है। तुरंत लिखो, पढ़ो, 2 मिनट का जो विराम लो और फिर पढ़ो।
ठीक है, अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। इसके बाद अभी आप लोग को केवल मैं बता दे रहा हूँ, भारत में साम्यवाद, है ना, साम्यवाद या जो समाजवाद की चर्चा हम करेंगे। अरे आज़ादी के पहले ही यही सब तो अभी तुमको सीखना है। भारत में बहुत सारे ऐसे दल थे, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जहां पर साम्यवाद को आधार बनाया गया था। ठीक है।